कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में, जबकि होनी वो तकरीबन जो है वो इससे डबल है या इससे ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मसला है, जिस तरह रावलपिंडी में आज से 3 महीने पहले इमरजेंसी लगी कि सर्विस स्टेशन बंद कर दें, लाहौर के अंदर भी अब जहाँ पर फ्रेश वाटर आपको मिल रहा है आज से 40 साल पहले उससे डबल अवेलेबिलिटी थी, आबादी रह गई है। तो एक मसला ये है कि आधा साल पानी दस्तयाब ही नहीं होता और बाकी आधा साल फ्लड आ जाता है। तो कैसे काउंटर करें इन दो एक्सट्रीम्स को? देखिए मुजम्मिल साहब, वाटर की जो कमी है ना, पानी की जो कमी है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले 2-3 बातें जो अभी इससे पहले हुई हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी खालिद साहब ने मेरा ख्याल बात की थी कि अब आप ये देखें कि जितनी एग्जैजरेटेड प्राइसेस आपकी खादों की है और जो बीजों की सूरत हाल है, जो किसान जो है, आप उसके ऊपर देखें लोग कितना एग्जैजरेटेड प्रॉफिट कमाते हैं, और उसके बाद आप के जो बिजली और पानी के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ खादों के ऊपर कई बिलियन, मेरे ख्याल 3-4 बिलियन तकरीबन एक कंपनी हर साल खाद के ऊपर कमाती है, और आपकी अब 15-20 बिलियन जो है वो जो टॉप की खादें बेचने वाली कंपनियां वो कमा जाती हैं। तो क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं कि वो किस हद तक मुनाफाखोरी कर रहे हैं? ये कौन सा नेक्सस है जो हुकूमत के साथ है या ब्यूरोक्रेसी के साथ है या किसके साथ है? इनका हाथ क्यों नहीं रोका जा सकता? एक बात। और दूसरी, ये बहुत सही बात की परवेज़ अमीर साहब ने कि नेशनल, और आपने भी इसी के ऊपर बात की कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो खुद कहते हैं कि जब कोई हादसा हो जाएगा तो फिर हम आएंगे। नहीं। आप गवर्नमेंट को सबसे पहले, फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो पूरा रिजीम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट क्यों नहीं कर देते, ताकि वो जो सारा साल बैठ के तनख्वाहें लेते रहते हैं अरबों रुपए की, ताकि वो कम से कम कोई काम तो करें। और तीसरी जो अहम बात जो है, अभी एक नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, 18वीं तरमीम के बाद आप कौन सा नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं? क्योंकि ये, और दूसरा ये है कि आपको इसको कोई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके पास इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री भी मौजूद है, उसका हमें कहीं पे कोई काम नजर नहीं आता। और यह है कि सूबे जो हैं, जब उन्होंने अपनी ऑटोनमस ले ली है, अपनी खुद मुख्तारी ले ली है, और 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इश्यूज जो हैं इन्वायरमेंट के, और ये सारे जब लोकल हो गए हैं, सूबाई हो गए हैं, तो फिर वो अपने जो इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखते, और वो क्यों अपनी उनकी नेग्लिजेंस है इसके हवाले से। अब आए पानी की तरफ। ये इतना जो आपके पास पानी आता है, और परवेज़ अमीर साहब और दूसरे इस तरह के जो अहबाब हैं, और हम लोग कितने वक्त से कह रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कितने मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। वो मेरा ख्याल है कि जब आप उठा के देख लें, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की 1992 में लॉन्च हुई थी, उसके अंदर भी इस तरह के वो थे कि किस तरह से आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, और अपने फ्यूचर। अगर 92 में एक नेशनल लेवल की पॉलिसी आई, तो मुझे बताइए कि 92 और अब कितने साल हो गए, हम उसको भी लेटर इन स्पिरिट जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सके। आपकी जो नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, फिर वो अमेंडमेंट भी उसके अंदर हुई, और सारे फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसी कोई गिदड़ सिंगी होनी चाहिए जो हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, इन लोगों को कोई सुंघाई जाए, ताकि इनके दिमाग थोड़े से खुलें और ये कौमी मुफाद के अंदर काम करना शुरू करें। अब छोटे छोटे से इकदामात हैं। अब मैंने कई दफा अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल के जो इंटरव्यूज हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिक्र किया है कि चकवाल में कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी वहां पे लेक डेवलप की, जिसकी जो बारिशों का पानी, आपको पता है कि चकवाल में एरिड इलाका है, और यहाँ पे जो सूरत हाल होती है पानी की, बारिशों का पानी आता है वो सारा उसके अंदर जमा होता है, जो बहुत वक्त उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर चकवाल के इलाके में ही एक इंडिविजुअल ने, एक शख्स ने अपना डैम बना के उसमें से वो बिजली भी पैदा कर रहा है और पानी जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये एक कम्युनिटी चकवाल की अपने लिए एक काफी बड़ी जो झील बना सकती है, एक शख्स
एक इंफरादी शख्स जो है वो डैम बना सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं वो क्यों नहीं किए जा सकते? वाटर जो है चेक डैम्स क्यों नहीं बन सकते? छोटे डैम्स क्यों नहीं बन सकते? मतलब ऐसी चीजें हैं। अब ये देखें कि सिंध में इतने वक्त में हर साल सैलाब आता है, ठीक है, आप देखें कि वहां पर कोई वेटलैंड्स को डेवलप हुई, उनकी लेक्स का बेड़ा गर्क हुआ है, इसी तरह बाकी सूबों का हुआ है। तो अब ये जो छोटे छोटे लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनको लेके चलना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मसला हार्वेस्टिंग के अब सही पॉइंट आ गया आपका, कुएं जो बनाए जाते हैं वो बनाकर भी हम अपनी जो सब सरफेस प्रायोरिटी, बिल्कुल प्रायोरिटी और रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं कि वो मिसिंग दिखाई देता है। खालिद साहब, ऑन द फाइनल नोट आप हुकूमत की बात कर रहे थे, राना तनवीर साहब ने एक लंबी लिस्ट दे दी है। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन जो हैं बिजली के बिल भी हम माफ़ करेंगे किसानों के। ये भी कहा कि हम रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं और उसमें इनकम टैक्स हो या फाजिल टैक्स हो, रिटेलर टैक्स हो, उसका भी खात्मा ज़ेरे गौर है। किसान पैकेज का ऐलान हम अगले 10 दिन में करने जा रहे हैं। तो ये तमाम इकदाम आपको लगता है कि नाकाफ़ी हैं? हालांकि हुकूमत कह रही है कि तारीख में इतना बड़ा फ्लड नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि उन्होंने बिजली के बिल में जो मैंने पढ़ा है वो उन्होंने कहा है कि हम उस पर टैक्स माफ़ करते हैं, बिल माफ़ नहीं करते। हालांकि वो तो देखो ना, जो सैलाब में आ गए उनके तो हर चीज़ माफ़ी होनी चाहिए, टोटली माफ़ी होनी चाहिए। अच्छा। और उनको आइंदा के लिए जो रिलीफ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड, डीजल, हर चीज़ मिलनी चाहिए ताकि इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के वो ज़ामिन है, वो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी में वो हिस्सा डाल सकें। सही, क्योंकि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। ऐसी अगर हम काश्त नहीं करेंगे, अगर वो काश्त नहीं कर सकेंगे तो हम सब 25 करोड़ या 26 करोड़ आवाम खाएगी कहाँ से? क्या हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट ही करते रहेंगे? अब देखें ना कि जरूर अब गंदम का रेट बाहर भी बढ़ गया है। अगर हम बाहर से अब गंदम लेके आते हैं अब लाहौर में, तो क्या होगा? आपको वो तकरीबन 38 रुपये पड़ेगी इस वक्त। देखें, हम हुकूमत से मांग क्या रहे हैं जी? हम हुकूमत से, हमारा यही मुतालबा है, ये आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे कि हुकूमत एक चीज़ करे कि काश्तकार को एक चीज़ इंश्योर कर दे कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये साथ 25% प्रॉफिट है और 25% प्रॉफिट इंटरनेशनल थंब रूल है। सही। इंडिया में कॉटन के काश्तकार को 50% प्रॉफिट मिलता है, हम 25 मांग रहे हैं। ठीक। इसके अलावा हम हुकूमत से कुछ भी नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो एक चीज़ और कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क में एक प्राइस कमीशन है, उस प्राइस कमीशन का काम ही यही होता है कि साल पहले डिसाइड करे कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये काश्तकार को रेट मिलना चाहिए। यहाँ भी हर फसल का प्राइस कमीशन होना चाहिए, बल्कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी भी बननी चाहिए कि आज हम सबसे बड़ा जो शिकार होते हैं कि गंदम इंपोर्ट हो गई है, चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, उसके इंपोर्ट के असरात भी काश्तकार के ऊपर, उसकी चीनी के एक्सपोर्ट के भी आम आदमी के ऊपर आ गए। और ये आइडियल बातें हैं, ये हुकूमत मान लेगी बात आपकी? जी, हुकूमत मान लेगी ये बात आपकी? आइडियल बातें तो नहीं मानी जाती, मसला ये है ना जी। इससे बड़ी आइडियल बात क्या हो सकती थी कि देखो, मैं आपको अर्ज करूं, जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, कुदरत के खिलाफ जाएंगे, कभी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखिए, गंदम स्टोर करना हुकूमत पे फर्ज है। काश्तकार, मैं एज ए काश्तकार अगर गंदम स्टोर करता हूं, मेरे लिए गुनाह कबीरा है, मुझे मना किया गया है कि मैं मुनाफे की खातिर गंदम स्टोर नहीं कर सकता इस्लाम में। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इलाम में ख्वाब में इलाम कहा गया था कि जाओ गंदम स्टोर करो। यानी ये अल्लाह का हुक्म है अपने हुकूमत के ऊपर कि वो अपने लोगों के लिए गंदम स्टोर करे। अगर आज हुकूमत के पास गंदम अपने पास पड़ी होती, आज हुकूमत किसी के हाथों ब्लैकमेल तो ना होती ना। बिल्कुल, हमने तो बेची 2021 में, ये रेट तो 4000, अब हुकूमत आके उसको जबरदस्ती कंट्रोल करे तो एक अलग बात है, और वो भी हुकूमत का हक नहीं बनता कानून के मुताबिक। मौक़िफ़ आ गया आपका, मतलब कहने का मकसद मेरा मकसद ये है कि हुकूमत एक तरफ जाए, या रेगुलेट करे या डीरेगुलेट करे, या डीरेगुलेट करे, एक तरफ करे, कानून के मुताबिक हुकूमत चले। हुकूमत काश्तकार के साथ अगर फर्ज किया, आज हुकूमत उसको दोबारा रेगुलेट कर रही है। ठीक। जिन लोगों ने इन्वेस्ट